बीच दूरी नहीं बनाना। सिर्फ इन 2 लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करूंगा कि ख्वाबों से भी ताबीर बना लेते हैं, ख्वाबों से भी ताबीर बना लेते हैं, असबाब से तामीर बना लेते हैं। ऐसे भी जमा वर्ग हैं जो तदबीर से तकदीर बना लेते हैं, जो तदबीर से तकदीर बना लेते हैं। आदरणीय यूनिवर्सिटी को तालियों की स्वागत करता हूं कि आए और हम सब के बीच में अपना मार्गदर्शन दे। आदरणीय श्री कुशल कुमार सिंह जी। आज चित्रकूट में कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, शर्मानंद मिश्रा जी, जो शिवागति हैं, प्रद्युमन दुबे जी, कुशल सिंह पटेल जी, अरुण तिवारी जी, प्रदीप मिश्रा अंशुमन जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, पंकज मिश्रा जी, सुधाकर तिवारी जी, श्री प्रकाश मिश्रा जी, अखिलेश शुक्ला जी, रंजना जी और जितने भी हमारे सेवा दल के कर्मी हैं, मैं सभी का आभार, सभी का अभिनंदन और विशेष रूप से धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद पांडे जी का कि आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का एक अवसर दिया। 1923 में सेवा दल की जो संरचना नागपुर जेल में जिसकी शुरुआत की गई, निश्चित तौर से एक उद्देश्य था, एक मन में संकल्प था, एक संरचना थी। वो संरचना देश को कैसे आजाद कराया जाए और देश में जो जुल्मी ताकतें हैं, देश में जो एक निरंकुश शासन था, देश में जो एक आतताई सरकार थी, उस सरकार से कैसे निजात दिलाई जा सके। जिस समय देश का माहौल एक ऐसा था जहां बड़े बड़े लोग एक माफीनामा लेकर घूमा करते थे, अंग्रेजों के सामने जाया करते थे और उनके सामने शीश नवाकर कहीं न कहीं अपने आप का समर्पण करते थे, जिससे हमारा आंदोलन कमजोर होता। जो आजादी का आंदोलन था, जिसकी नींव, जिसकी लड़ाई, जिसकी संरचना कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी से लेकर सारे स्वतंत्रता संग्रामियों सेनानियों ने जो लड़ी, निश्चित तौर से नागपुर जेल में गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोगों ने इसको मूल रूप से इसकी स्थापना की जो नींव डाली, आज उसी नींव के सहारे आज हम यहाँ तक इस आजाद भारत में और ये सांसें जो आज हमको मिली हैं, जितनी स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी बंदिशों के जो आज हम खड़े हैं, कहीं न कहीं इसकी नींव, इसकी बीजारोपण अगर किया गया तो वो नागपुर जेल में और निश्चित तौर से सेवा दल के साथियों ने बहुत लंबा इतिहास है बलिदान का, समर्पण का, सेवा का। ये कोई सामान्य बात नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने अंग्रेजी शासकों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया था, उस समय के सेनानियों को, सेवा दल के कर्मियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम कहेंगे कि आज एक कामतानाथ जी की भूमि पर सबका आशीर्वाद, कामतानाथ जी का आशीर्वाद आप लोगों को भी लड़े, क्योंकि उसी तरह का संग्राम आपको भी वर्तमान सरकारों से करना पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वर्तमान सरकारों का स्वरूप भी वैसा ही होता जाता है जैसे उस जमाने में कभी अंग्रेजों का स्वरूप था। जिस तरीके से आपने देखा धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर जिस तरीके के जुल्म हो जाती, अगर आप किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करने का अगर आप नोटिस दे दें, धान का क्रय नहीं हो रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है, अगर ये स्कीम की अगर आवाज कांग्रेस पार्टी के लोग उठाने का नोटिस दे दे तो पुलिस आपके घर तक पहुंच जाती है। पुलिस आप पर दमन करती है, शोषण करती है कि आप आंदोलन न करें।
यही तो अधिकार हमको जनतंत्र ने, लोकतंत्र ने दिया। इसी को दबाने का प्रयास वर्तमान सरकारें कर रही हैं। ये उसी की याद कराता है कि जो सरकार उस समय थी और जो सरकार वर्तमान समय में है, कहीं न कहीं इस ओर इंगित करती है कि इस सरकार ने भी कुछ आजादी के आंदोलन से नहीं सीखा। आजादी में जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी उनसे नहीं सीखा, उन बलिदानियों के खून से नहीं सीखा, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह और सुखदेव जैसे लोगों से नहीं सीखा, उन्होंने अंग्रेजों से सीख ली है। ये अंग्रेजों से सीख लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके का कृत्य आज सरकारें जो चल रही हैं वो किसके इशारों पर चलती हैं? वो पूंजीपतियों के इशारे पर चलती हैं। अगर उसके खिलाफ हमारे नेता आंदोलन करते हैं तो उसको उनको झूठे मनगढ़ंत और मुकदमों में फंसाने की साजिश और षड्यंत्र किया जाता है, तो ये फिर हमको याद कराती है उसी अंग्रेजों के शासन की। ऐसा कृत्य वही करते थे। ऐसे कृत्य में लिप्त अंग्रेजों के जमाने में भी थे। जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए नौजवान लड़का निकलता था तो फर्जी मुकदमे में भगत सिंह के सामने भी मौका था, कहा गया कि आप छोड़ दो। उन्होंने कहा फांसी का फंदा चूम लेंगे लेकिन अपना गर्दन कटा देंगे, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपको समय आ गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी नेता विपक्ष लोकसभा पर मुकदमा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आचरण चरित्र दिखलाई पड़ता है, जो लोग वर्तमान में सरकार में हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, एक कारपोरेट घराने को बचाने के लिए क्या संसद का इतना समय व्यर्थ किया जाए? इतना समय संसद का व्यर्थ जाता है। इतने जहां पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर लोगों के मुद्दों को आवाज मिलती है, उठाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने पूरी की पूरी ताकत ये लगा दी कि कैसे संसद न चले। और प्रचारित क्या किया, जैसे उस जमाने में मीडिया संगठनों पर कब्जा कर लिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था कि अगर तुम सही बात लिख दोगे तो तुम्हारा अखबार बंद हो जाएगा, तुम्हारा टीवी का चैनल बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो सोशल मीडिया का है अकाउंट बंद हो जाएगा। ये उस जमाने में भी जो माध्यम थे, उसी माध्यम पर सरकारी तंत्र का कब्जा इसी तरीके का था जैसा वर्तमान सरकार का है। अगर सही बात को चलाना चाहें तो वो चला नहीं सकते हैं। उनकी मजबूरी को समझिए, वो मजबूर हैं। अगर किसी कारपोरेट घराने का नाम ले लीजिए तो टीवी चैनल पे लोग कहते हैं कि साहब हमारी मजबूरी है कि जो आप बोल रहे हो इसको हम दिखा नहीं सकते हैं। अगर इसके खिलाफ कोई एक मजबूत और सशक्त आवाज है तो वो नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जो बिना डरे बिना बेखौफ वो आदमी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मुझे तो लगता है ये 26 या 27वां मुकदमा उनके ऊपर देश भर में इस निरंकुश सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, ये लड़ाई बड़ी है साथियों। आप लोग सेवा दल के लोग गांव-गांव, चौराहे जाकर कहीं न कहीं ऐसे शासन के खिलाफ आपको बोलना है जो निरंकुश हो गया है, जो इतने घमंड में चूर है, उसको लगता है कि अपनी ताकत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी की ताकत है तो वो जनता की ताकत है। वो जनता की ताकत है लोकतंत्र में, जिसको चाहे। नहीं तो इनका मंसूबा क्या था? इनका मंसूबा था 400 के पार जाकर संविधान को बदल देना। मैं तो कहना चाहता हूं संविधान को बदलने की तैयारी की थी कि आप जैसे मजबूत साथियों ने, आप जैसे नंबरशेर लोगों ने इसको रोकने का काम किया और उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और वो कहीं न कहीं वो कहा जाता है ना, जो दिल में बात रहती है कहीं कहीं निकल आती है। देश के गृह मंत्री ने देश के उच्च सदन में जाकर क्या कहा कि अम्बेडकर का नाम एक फैशन की तरह लिया जाता है। यही बोला ना, यही बोला। उनके मन की मंसूबा क्या थी?
जो लोग संविधान को दिखावे के लिए माथे पर लगाते हैं, जो लोग संविधान को माथे पर दिखावे के लिए लगाते हैं, कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि उनका संविधान में विश्वास नहीं है। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का अपमान, जिस तरीके की सोच उजागर हुई, ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। जो लोग सरकार में है वो चेहरा है, उस चेहरे को छुपाने के लिए आजारों कैसे मनगणन, कैसे साजिश और षड्यंत्र नेता विपक्ष के ऊपर, आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप जनता का दुख दर्द नहीं समझते, आप जनता की परेशानी नहीं समझते, जनता के मन में क्या है वो नहीं समझते। आप खाली मंदिर और मस्जिद पूरा करते हो, खाली हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ाना चाहते हो, खाली फिरका परस्त बातें करना चाहते हो। कहीं न कहीं मोहब्बत की दुकान की बात जो राहुल गांधी जी ने कही, उसको याद रखना साथियों। उसी से एक बड़ा संदेश निकल कर जाएगा। मंदिर मस्जिद से देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस देश के बुनियादी मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। बुनियादी सवाल पर हमको आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बुनियादी सवाल है महंगाई है, बेरोजगारी है, वंचित शोषित समाज के लोगों को राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। हम जातिगत जनगणना के माध्यम से हर लोगों के बीच उस आवाज को उठाने का काम राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में एक आंदोलन का रूप दिया है। अभी प्रयागराज की भूमि पर आए थे, इतना सशक्त भाषण उन्होंने दिया। आके उन्होंने कहा कि देश में बंटवारा कैसे हो, जो धन है उस धन का बंटवारा कैसे हो। धन का बंटवारा होना चाहिए, जिस आदमी की जो जरूरत हो उसको वो मिलना चाहिए। उसका रास्ता सुलभ कैसे होगा, उसका रास्ता, बट ये हमारा जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, उसका रास्ता धीरे धीरे चलकर हम उस धन का बंटवारा करना चाहते हैं। गरीब के पास ज्यादा धन देना चाहते हैं, वंचित के पास ज्यादा धन देना चाहते हैं, शोषित के पास ज्यादा धन देना चाहते हैं, और जो जिस व्यक्ति का कारोबारी है उसको सीधा लाभ देना चाहते हैं, उसको सीधे उससे जोड़ना चाहते हैं। बजट का हिस्सा 10% लोगों के पास 90% दौलत है, और जो 60-70% लोग हैं उनके पास 10% दौलत भी नहीं। ये कैसा बंटवारा? ये समाज की जो संरचना है, जो समता मूलक समाज की संरचना जो संविधान ने की थी, संविधान ने जो समान अवसर की बात कही थी, क्या इससे मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इसको लगातार खत्म करता चली जा रही है। जो सामाजिक न्याय की बात है, समता मूलक समाज बनाने की बात है, समान अवसर देने की बात है, इसको वर्तमान सरकार खत्म करते चली जा रही है। और ये अवसर किसको दे रही है? खाली कारपोरेट घराने, क्या बड़े बड़े लोगों को। आप 10 साल की सरकार में 14 से 24 उठाकर देख लीजिए, गरीबों की हैसियत घटी है, गरीबों की हैसियत घटी है। अमीरों की हैसियत को बढ़ाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। इस लड़ाई को लड़ने का काम, इसकी समझ रखने का काम अगर किसी में है तो वो नेता हमारा है राहुल गांधी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, एक बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ये हमको आजादी मिली थी, हमको बलिदान और त्याग के बाद ये आजादी मिली थी। इसलिए वर्तमान सरकार से भी निजात दिलाने के लिए आपने आधी जंग 24 में जीती, आधी जंग हमको फिर जीतनी है। इसी के लिए प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम आप लोगों तक तैयारी कर रहे हैं। हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि बुनियादी सवाल के जो हमारे सवाल हैं उस पर कैसे हमको लड़ाई लड़नी है। संरचना को
खत्म करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने अधीन आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। अब हम गुलाम बनने नहीं आए हैं, किसी की गुलामी का बर्दाश्त करने नहीं आए। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज किसान क्या चाहता है। किसान अगर अपना समर्थन मूल्य मांगता है, जिसका आश्वासन इस सरकार ने दिया, तो उसको क्या मिलता है? लाठियां मिलती हैं। अगर नौजवान नौकरी मांगता है तो लाठियां मिलती है और फिर क्या होता है? पर्चा आउट कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार है? ये कैसा तंत्र है? ये कैसी वर्तमान व्यवस्था है? इस व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज उठाने की बात करते हैं। हम किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपने की बात नहीं करते, किसी पार्टी को सत्ता देने की बात नहीं करते। हम व्यवस्था बदलने की इस लड़ाई में आज सेवा दल के लोगों का हाथ और आप लोगों का संकल्प लेने आए हैं। जिस दिन सेवा दल खड़ा हो जाएगा उस दिन कोई ताकत ऐसी नहीं। जिस दिन हमारे लोग गली चौराहे पर इस बात की चर्चा करने लगेंगे, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको रोक सके अपने मुकाम तक, जो हमारी मंजिल है वहां तक पहुंचने। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, इस बड़ी लड़ाई में आप समझिए कि ये दमन जो हो रहा है, ये जो दमन हो रहा है वर्तमान शासन के द्वारा, ये दमन किसका हो रहा है? ये हर गरीब के सपने का दमन है, हर नौजवान के सपने का दमन है, हर महिलाओं के सपने का दमन है, हर वंचित शोषित समाज के सपने का दमन है। और इस दमन को करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम क्या सत्ता से कभी हटेंगे नहीं। अब इनके जाने का वक्त आ गया है, तैयार रहिए, इनके जाने का वक्त आ गया है साथियों। ये बहुत दिन अब सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं, ये अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपनी सोच के बदौलत और देश की जनता इनको हटाने का काम करेगी। ये सोचते हैं कि किसी तरह चुनाव में घाल मेल करके इस तरीके से चुनावी ये रणनीति और कौशल बताते हैं। ये रणनीति और कौशल नहीं, चुनाव में धोखाधड़ी और बेईमानी है। आज सारे संसाधनों पर इनका कब्जा है, उस संसाधनों के बदौलत चुनाव में जो धोखाधड़ी और बेईमानी करके जो ये आंकड़े ला रहे हैं, उन आंकड़ों पर विश्वास मत करने का काम करिएगा। हरियाणा का चुनाव हुआ, हमारे और भारतीय जनता पार्टी में 11,500 वोट का मात्र फर्क है, मात्र 11,500 वोट का, और सीटों का फर्क 10 और 11 में चला गया। भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार इस तरीके से आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इस तरीके से जो बहुमत का फैसला है, जो लोगों के अंतर्मन की बात है। मैं अभी गया था, मैं स्टेशन पर था, तो कुली से मैंने पूछा कि भाई क्या हाल है? कुली ने कहा बड़ा बुरा हाल है साहब। हमने कहा क्यों? ट्रेन का दरवाजा नहीं खुला था, 10 मिनट वहीं पर मैं खड़ा था, तो उसने कहा बहुत बुरा हाल है, इस सरकार में हम लोगों को काम नहीं मिलता। पहले की जो सरकारें थी हमको कुछ पूछा करती थी, राहुल गांधी जी आए, हम लोगों से मिलकर गए, हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम करेंगे। वो रहने वाला कहाँ का था? हरियाणा का। मैंने पूछा भाई कहाँ के हो गए? हरियाणा के। हमने कहा कैसे सरकार बन गई उनकी? कई साल सरकार बन नहीं गई, वोट हमने कहीं दिया, कहीं और चला गया। वोट उसने कांग्रेस पार्टी को दिया, उसने कहा हमने कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार ने वोट दिया। कांग्रेस पार्टी के जो सोच है, जो विचारधारा है, जो उनके नेता का लगाव है हमारे प्रति, उसको देखकर हमने वोट दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट न जाकर किसी और दल में चला जाता है। आप गांव में चले जाइए, जो सबसे कमजोर आदमी होगा, महिला होगी, वो कहते हैं कि वोट तो हम आपे के देख है, पता नहीं कहां जा, पता नहीं। गांव के मन में, लोगों में ये एक भय है कि हमारे वोट का जो अधिकार है उसको भी छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार कर रही है। ये बड़ा खतरा हम लोगों के ऊपर मंडरा रहा है।
इसको आपको समझने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को तैयार करने की जरूरत है। कांग्रेस सेवा दल का जो सपना गांधी जी और नेहरू जी ने जो नागपुर जेल में रचा था, जिसके बदौलत देश 1947 में आजाद हुआ, और वही मैं कहना चाहता हूं, ये आप लोग कामतानाथ की धरती है, कामतानाथ की जय कार्य के साथ हम ये आज ये संकल्पित हो कि आज हम ये प्रण लेकर जाएंगे, संकल्प लेकर जाए कि सरकार को उखाड़ फेंक कर कभी हम दम लेंगे, कभी हम आखिरी सांस तक हम बैठेंगे नहीं, लेकिन विचारों की क्रांति गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि अब इनका अंत का वक्त आ गया है, और मैं तो प्रमोद पांडे जी से कहूंगा कि प्रयागराज की धरती पर आप हर वर्ष चाहे हमारे कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, और चाहे माघ मेला हो, मैं तो बचपन से यहाँ तक खड़ा हुआ और मैंने आपके सेवा दल के शिविर को देखा है। आपका शिविर लगता है, लगता रहेगा, लेकिन प्रयागराज में भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करिए और बड़े पैमाने पर, क्योंकि ऐसी भूमि है, चित्रकूट प्रयागराज ऐसी भूमि है जहां से निकलकर संदेश पूरे देश में जाता है। अगर आजादी का आंदोलन प्रयागराज की भूमि से लड़ा गया, उसकी परिणति देखिए, उसकी परिणति हिंदुस्तान आजाद हुआ। निश्चित तौर से चित्रकूट और प्रयागराज से निकली हुई आवाज देश में बदलाव लाने का काम करेगी। और आप लोगों से कहूंगा, हमको संकल्प के प्रति अडिग रहना है, अपने संकल्प के प्रति अडिग रहना है कि जब तक इस सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे। हम कहते हैं आप 4 आदमियों के बीच बैठिए, तब भी चर्चा है। 5 आदमी, कोई जरूरी नहीं 100, 200, 500, 1000 आदमी हमको चाहिए। हमको 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी बैठे, सेवा दल का कार्यकर्ता ये बतलाए इस सरकार की नाकामयाबी क्या है, ये सरकार कैसे ध्रुवीकरण करती है, कैसे बंटवारा करती है, कैसे पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, कैसे सरकारी संसाधनों पर एक व्यक्ति का कब्जा होता जा रहा है। आप बताइए, बंदरगाह भी एक आदमी के पास, हवाई अड्डा भी एक आदमी के पास, बिजली घर भी एक आदमी के पास, रोड के बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी एक आदमी के पास, बिजली घर, कोई ऐसा कारोबार बचा ही नहीं जो उस आदमी में, और पिछले 10 सालों में वो आदमी कहां पर खड़ा था। आज भारत के नंबर 1 दौलतवान व्यक्ति में उसकी गिनती होती है, और उस व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है। और उसका नाम अगर ले लिया आपने तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई अगर लड़ती है तो उसको दबाने का प्रयास पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी करती है। तो बता दीजिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक आदमी को ताकतवर बनाने के लिए ये सरकार, सारे संसाधनों पर उसका कब्जा कराने के लिए एक सरकार क्या क्या प्रयत्न कर रही है, क्या क्या जतन कर रही है, इसको आपको समझना होगा। इसको आपको समझना भी होगा और लोगों को समझाना भी होगा। जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं, जब तक लोगों को वैचारिक रूप से तैयार नहीं करेंगे, तब तक लोगों में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। अगर आप तेजी चाहते हो, सेवा दल के कार्य जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सेवा दल के साथी हैं, आज के बाद आप अपने गांव में, चट्टी पर, चौराहे पर, हर जगह इस बात की चर्चा कि बदलाव का समय आ गया। नहीं तो इस देश में न किसानी बचेगी, न किसान बचेगा, न नौजवान की जवानी बचेगी। ये तो सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं, सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दे रहे हैं। आप बतला दीजिए, मैंने इलाहाबाद में एक दिन प्रयागराज में पूछा हमारे ट्रेड यूनियन के बड़े पुराने साथियों से कि भाई आप लोगों का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हो रहा। कहे साहब, अब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से नौकरी रखी जाती है। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सरकारी व्यवस्था बड़े सरकारी विभाग हैं, अभी हवाई अड्डे पर चले जाइए, वहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से
से, चाहे दिल्ली हवाई अड्डे पर चले आइए, कहीं चले आइए, प्रयागराज का आदमी मुझे हर जगह मिल जाता है। वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर वो धरना करेगा, आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस सरकार ऐसी है, सरकारी नौकरियों का इसने रास्ता ही बंद कर दिया। अगर सरकारी नौकरी निकली तो उसका पर्चा आउट कराकर उसके भविष्य को खराब करने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। ये निरंकुश सरकार, आतताई सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार, इन चीजों को समझिए। हमको उनके नीति और कार्यक्रमों को प्रहार करना है, उनके नीति और कार्यक्रमों को बतलाना है कि कैसे 4 से 14 में जब हमारी सरकार थी, उससे पहले हमारी सरकार थी तो गरीब की चर्चा होती थी, नौजवान की चर्चा होती थी, किसान की चर्चा होती थी, उनकी सुनवाई होती थी। वर्तमान सरकार में सब कुछ समाप्त हो गया। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आज सेवा दल के कार्यक्रम से संकल्प हम लोग लें और निश्चित तौर से हम लोग एक बड़े कार्यक्रम की आप लोग प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को तैयार करके एक बड़ा कार्यक्रम, आज जब पूरे प्रदेश में कोई पार्टी कोई सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं था, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से सरकारी तंत्र का मुकाबला करने का काम किया, जिस तरीके से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हमारे अविनाश पांडे जी आए, अजय राय जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, निश्चित तौर से कांग्रेस के बहादुर सिपाही, कांग्रेस के बहादुर नेता बधाई के पात्र हैं कि सरकार से अगर किसी ने मोर्चा लेने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके तंत्र को, इनके नीति और कार्यक्रम को हमको उजागर करने की जरूरत है। किस तरीके से प्रयागराज में पैसे की लूट हो रही है, किस तरीके से उपेक्षा हो रही है। प्रयागराज में पहले भी कुंभ लगता रहा, लेकिन जिस तरीके से सरकारी पैसे की बंदरबांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, ये भव्य कुंभ का खाली नारा देते हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार ये हमारा कुंभ है। इस बात की भी चर्चा आपको करनी चाहिए। श्रद्धालु जो जाता है, जो आम श्रद्धालु जाएगा, वो 20-20 किलोमीटर पैदल चलाकर ये भारतीय जनता पार्टी संगम तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब मुद्दे जो लोगों के अंतर मन में हैं, उनको निकाल कर महिलाओं को आरक्षण दिया तो कहा 2029 में लागू करेंगे। अगर इनकी मंशा होती तो ये तत्काल महिलाओं का आरक्षण लागू कर देते, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ भी धोखा। जब चुनाव का वक्त आएगा तो महिलाओं को 1100 रुपया, 2100 रुपया हमको तो मांग करनी चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 5100 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। इस तरीके की बात लोगों के अंतर्मन में तैयार करिए कि भारतीय जनता पार्टी खाली चुनावी वादा करती है, खाली चुनाव में धोखा देने का काम करती है, लेकिन वास्तविक तौर में अगर आपके जीवन में बदलाव आएगा तो जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बनेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी, तब तक समाज के किसी वर्ग का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अब जरूरी है कि उस बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग तैयारी करें, जिस आंदोलन के बाद बदलाव होगा और दिल्ली की कुर्सी पर हमारा कब्जा होने वाला होगा। इस पर हमको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब लड़ाई लड़कर हमको दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना है। अभी तो 24 के चुनाव में हमने लड़ाई ली है, लेकिन इस लड़ाई के बाद अब दिल्ली की कुर्सी दिखाई पड़ रही है। अब हम लोगों को 100 की खाली 100 का नहीं, अब हमको 240 के चक्कर की लड़ाई लड़नी है कि कैसे 272 का आंकड़ा आए, कैसे दिल्ली पर हमारा प्रधानमंत्री बने और कैसे हम दलित शोषित वंचित समाज का फायदा कर सके, समाज के हर वर्ग तक उन नीति और कार्यक्रम को चलाने का काम करें, हर समाज का हर वर्ग लाभान्वित होने का काम करें, इससे समाज की भलाई हो सके। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और मैं लंबी बात न करके आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने यहाँ